युद्ध युद्ध युद्ध, आए दिन युद्ध। विश्व में ना जाने कहाँ कहाँ युद्ध होते रहते हैं। युद्ध के पीछे सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि किसी भी राज्य, किसी भी देश को हथिया लेना, या फिर कई कारण हो सकते हैं कि युद्ध के पीछे। हमारे भी भारतीय इतिहास में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या फिर आधुनिक इतिहास में ना जाने कितने सारे युद्ध ऐसे हुए हैं जो राज्य को हथियाने के लिए या फिर अपना वर्चस्व साबित करने के लिए युद्ध लड़ा गया है। तो हम इस युद्ध को कैसे सीक्वेंस वाइज, मतलब क्रम वाइज कैसे याद रखें, बड़ी कठिनाई होती है इसे क्रम में याद रखने के लिए कि हाँ, एक क्रम ऐसा रहे कि पता चलते रहे कि कौन सा युद्ध सबसे पहले हुआ, एक क्रम में लाइन से पता चलता रहे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बता दूंगा कि कौन सा युद्ध कब हुआ, किसके विरुद्ध हुआ, किसके बीच में हुआ, कौन जीता, क्या कारण था, एक क्रम से। तो आइए चलिए मेरे साथ प्राचीन भारत के प्रमुख युद्ध से हम शुरुआत करेंगे और सीक्वेंस वाइज चलते हुए में प्राचीन भारत के प्रमुख युद्ध से मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्ध, उसके बाद आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारत के प्रमुख युद्ध के बारे में जान लेते हैं। सबसे प्राचीन अगर युद्ध के बारे में जाना जाए तो प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन युद्ध अगर बताया जाए किसी भारतीय इतिहास में तो दसराग युद्ध माना जाता है। दसराग युद्ध जो है सब भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन युद्ध के रूप में जाना जाता है, जो कि 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। इसका एक एग्जैक्ट डेट किसी को ज्ञात नहीं है, किसी भी पुस्तक में दिया गया नहीं है, लेकिन 1700 से 1000 ईसा पूर्व में ये युद्ध माना जाता है कि हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो राजा सुदास और 10 राजाओं का दल था। मतलब राजा सुदास एक अकेला राजा था और 10 राजाओं का एक संगठन था, एक ग्रुप था, उसके बीच में हो रहा था। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 होती है। वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद होता है। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद है। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया जाता है। राजा सुदास का साथ ऋषि वशिष्ठ थे। राजा सुदास के साथ कौन थे? राजा सुदास के साथ कौन से ऋषि थे? ऋषि वशिष्ठ। और 10 राजाओं के साथ कौन थे? तो एक ऋषि का नाम आप लोग जानते होंगे, विश्वामित्र। 10 राजाओं के साथ विश्वामित्र थे और राजा सुदास के साथ ऋषि वशिष्ठ थे। यह युद्ध परुष्णी या फिर आज के डेट में बोला जाता है रावी नदी, यह युद्ध परुष्णी या फिर रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में सुदास का क्या होता है? विजय होता है। इस युद्ध में सुदास का विजय हो जाता है। सुदास जो है कहाँ से संबंधित था, किस वंश से संबंधित था? तो सुदास जो है त्रत्सु कबीले का क्या नाम है इसके कबीले का नाम है त्रत्सु कबीला। त्रत्सु कबीले का एक प्रमुख माना जाता है। त्रत्सु कबीले से भाई इसका संबंध था सुदास का। ऋग्वेद में देख लीजिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। तो ये था हमारे भारत का, मतलब भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन युद्ध। यहीं से युद्ध का सिलसिला स्टार्ट होता है। आइए हम दूसरे युद्ध के बारे में जानते हैं। हाइडेस्पीज का युद्ध। हाइडेस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये युद्ध लड़ा गया था सिकंदर और पंजाब के शासक राजा पोरस के बीच। सिकंदर जिसे इंग्लिश में अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला जाता है, हिंदी में सिकंदर द महान। सिकंदर मकदूनिया का शासक था और उसे विश्व विजेता बनने की बहुत बड़ी चाहत थी। वो आधी से ज़्यादा दुनिया जीत भी चुका था और इसी उद्देश्य से उसने भारत पर भी आक्रमण किया था। भारत के पंजाब के शासक राजा पोरस के बीच उसने हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा, जो कि झेलम नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे? जो कि झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था। झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था। इसीलिए हाइडेस्पीज का युद्ध का दूसरा नाम अगर देखें तो झेलम नदी का युद्ध के नाम से भी ये युद्ध जाना जाता है। इस युद्ध में सिकंदर का विजय हो गया था, राजा पोरस की पराजय हुई थी। राजा पोरस को जब सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस का ये जवाब था कि एक वीर जो दूसरे वीर के साथ व्यवहार करता है, या फिर एक योद्धा जो दूसरे योद्धा के साथ व्यवहार करता है, आप भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए। इस बात से सिकंदर काफ़ी प्रभावित हो गया था और राजा पोरस को उसका अपना राज्य सौंप दिया और बोला कि आप ही यहाँ का शासन कीजिए। सिकंदर जो है 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग के द्वारा भारत से लौट गया। लौटने के क्रम में
323 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु हो जाती है कहाँ पे? सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन नामक जगह पे। जगह क्या 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 नाम था? बेबीलोन। बेबीलोन नामक जगह पे सिकंदर की क्या हो जाती है? मृत्यु। बेबीलोन नामक जगह पे सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। और राजा पोरस अपने राज्य पे राज करते रहते हैं। चलिए तीसरा युद्ध देखते हैं, सेल्यूसिड का युद्ध। सेल्यूसिड का युद्ध भी प्राचीन भारत का एक प्रमुख युद्ध के रूप में माना जाता है। सेल्यूसिड के युद्ध के बारे में जानते हैं तो ये सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का ही एक सेनापति था। सिकंदर के ऐसे दो सेनापति थे, एक सेल्यूकस निकेटर और एक जल सेनापति था सिकंदर का, जिसे हम निर्याकस बोलते हैं। उसका नाम क्या था? उसका नाम निर्याकस था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच सेल्यूसिड का युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। 305 ईसा पूर्व सेल्यूसिड का युद्ध में किसका विजय हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का विजय हुआ था। और युद्ध के संधि शर्तों अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत, 4 जगह जिसको बोलते हैं 4 जगह, 4 प्रांत जिसमें था काबुल, कंधार, मकरान और एक चौथा था हेरात। ये 4 प्रांत जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दिया था। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को ये 4 प्रांत काबुल, कंधार, मकरान, हेरात युद्ध के संधि शर्तों के अनुसार दिया था। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने तोहफे के रूप में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट किए थे। 500 हाथी बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था? हेलेना या फिर कार्नेलियस। इसकी पुत्री का नाम था कार्नेलियस। उससे विवाह क्या हो जाता है? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना या फिर कार्नेलियस से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह करवा देते हैं चाणक्य। आइए ये प्राचीन भारत के कुछ और युद्ध के बारे में जानते हैं। प्राचीन भारत का अगला प्रमुख युद्ध है कलिंग का युद्ध। ये युद्ध इतना महत्वपूर्ण है और इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बारे में सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को और सभी जितने भी इतिहास को पढ़ते हैं या फिर इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, उनके जानने की सबसे महत्वपूर्ण युद्ध यही है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? देखिए, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभम के बीच में ये कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभम के बीच में। विजय किसकी हुई थी इस युद्ध में? तो इस युद्ध में विजय हुई थी सम्राट अशोक की। इस युद्ध में सम्राट अशोक की विजय हो गई थी। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस समय लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। और इस मृत्यु से अशोक को इतना आघात पहुंचा था कि उसका दिल ही बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया उसका। क्यों? क्योंकि जब 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी वहाँ कलिंग में, तो वहाँ की जो औरतें थीं, औरतों ने शस्त्र धारण कर लिया और युद्ध के मैदान में पहुँच गए पुरुष सेना, अशोक के पुरुष सेना से लड़ने के लिए। ये देख के अशोक का हृदय एकदम बदल गया, हृदय उसका परिवर्तन हो गया अशोक का। और उसी समय से अशोक ने ये प्रण लिया, ये वचन लिया कि कलिंग के युद्ध के बाद किसी भी युद्ध में वो शस्त्र नहीं उठाएगा, मतलब शस्त्र उठाएगा ही नहीं अपने जीवन काल में और कोई भी युद्ध लड़ेगा ही नहीं। इतना बड़ा ये युद्ध था कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में। और सम्राट अशोक की इसमें विजय हुई थी। महत्वपूर्ण बात याद करने वाली ये पॉइंट के माध्यम से मैंने बता दिया है। अशोक का हृदय परिवर्तन इसी युद्ध में हो गया था और इसी युद्ध के माध्यम से अशोक जो है, इसी युद्ध के बाद अशोक जो है किसी भी युद्ध में शस्त्र ना उठाने का प्रण ले लेते हैं। अगला युद्ध है नर्मदा का युद्ध। नर्मदा एक नदी का नाम है। नर्मदा एक क्या है? एक नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी का नाम है बाबू, नदी का नाम है। नर्मदा का युद्ध जो कि नर्मदा नदी के किनारे ही लड़ा गया था, 642 ईस्वी में लड़ा गया। बाकी सारे जितने भी युद्ध हुए वो ईसा पूर्व में हुए। ईसा पूर्व और ईस्वी में अगर आपको दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता, तो सिंपल समझ लीजिए
कि यहाँ पे 0 है, इस साइड ईस्वी है हमारा और इस साइड ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व में जो साल हैं उल्टे चलते हैं। ईसा पूर्व में साल क्या चलते हैं? उल्टे चलते हैं। 10, 9, 8, 7 इस तरह से साल चलते हैं। और ईस्वी में साल चलते हैं एकदम आगे की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ईस्वी में साल चलते हैं हमारा और ईसा पूर्व में साल पीछे की तरफ चलते हैं। तो नर्मदा का युद्ध 642 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये युद्ध वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन, नाम आप लोग को पता होगा, आप लोग ने कहीं भी पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो नाम याद रखिएगा। वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन और चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। चालुक्य वंश कहाँ का वंश था? तो चालुक्य वंश कर्नाटक का वंश था। चालुक्य वंश कहाँ का वंश था? तो कर्नाटक का ये क्षेत्र था जहाँ के शासक कौन थे? चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय थे। उनके बीच में और हर्षवर्धन के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध के विजेता कौन रहे? इस युद्ध के विजेता पुलकेशिन द्वितीय रहे थे। हर्षवर्धन का इस युद्ध में बुरी तरह से परास्त किए थे कौन? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन का बुरी तरह से पराजय हो गया था इस युद्ध में। तो ये युद्ध है जो क्रम वाइज से याद रखने में ये सहूलियत होती है कि आप युद्ध का डेट और युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था और किससे हुआ था ये आप कभी भूलेंगे नहीं। इसीलिए युद्ध को सीक्वेंस वाइज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे नहीं कि कोई भी युद्ध को उठाएं उसको पढ़ लिए, उसके आगे वाला युद्ध पीछे वाला युद्ध को भी याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं सीक्वेंस वाइज क्रम वाइज मतलब युद्ध को आप लोग के सामने रख रहा हूँ। आइए कुछ अगला युद्ध के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन भारत का प्रमुख युद्ध, तो प्राचीन भारत का ये अंतिम प्रमुख युद्ध है बतापी का युद्ध। बतापी का युद्ध 642 ईस्वी में लड़ा गया था। बतापी का युद्ध 642 ईस्वी में लड़ा गया था। पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम, एक पल्लव वंश है, वंश का क्या नाम है? वंश का नाम है पल्लव। पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम शासक थे वहाँ के, पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम। और बतापी एक जगह है कर्नाटक में। कर्नाटक के चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय थे। बतापी कर्नाटक में एक जगह है, उस जगह में एक चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के विजेता कौन थे? इस युद्ध के विजेता नरसिंह वर्मन प्रथम थे। पुलकेशिन द्वितीय कौन? पुलकेशिन द्वितीय वही है जिसने नर्मदा का युद्ध लड़ा था। किससे? हर्षवर्धन से। नर्मदा का युद्ध किससे लड़ा था? हर्षवर्धन से लड़ा था और उसमें हर्षवर्धन को हरा दिया था। लेकिन यहाँ पे बतापी का युद्ध में क्या हुआ? बतापी के युद्ध में नरसिंह वर्मन प्रथम ने बतापी, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का राजधानी था कर्नाटक में, उस पर आक्रमण किया नरसिंह वर्मन प्रथम ने और पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह से पराजित किया। और पुलकेशिन द्वितीय का इस युद्ध में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का मृत्यु हो जाता है इस युद्ध में, बतापी के युद्ध में, और नरसिंह वर्मन प्रथम विजेता घोषित होते हैं इस युद्ध में। तो ये थी प्राचीन भारत की कुछ प्रमुख युद्धें। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्ध और जानेंगे कि क्रम से कौन सा युद्ध सबसे पहले हुआ और कौन सा युद्ध सबसे बाद में हुआ। क्रम से पढ़ने का यही एक अच्छा परिणाम रहता है कि हमें सीक्वेंस वाइज कोई भी चीज़ याद रहते हैं कि कौन चीज़ कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। धन्यवाद।